फेसबुक मुख्यालय में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की बढ़ती ताकत, उसके लक्ष्य और विकास का खाका पेश किया। हालांकि इस मौके पर वो थोड़े से भावुक भी हो गए। इस मौके पर अपनी मां को उन्होंने याद किया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस भावुकता को अगर देखा जाए तो इस पे सियासत होना कितना सही है, कितना गलत है, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी एक बार भावुक हो चुके हैं जब वो अपने शपथ ग्रहण समारोह में थे, लेकिन ये एक ऐसा मौका था जब वो फेसबुक के टाउन हॉल में लोगों से बातचीत कर रहे थे और लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे। यहां पर अपनी मां को याद करते हुए वो भावुक हो गए। उनके भावुक होने के बाद कई और आंखें भी नम हो गई जो वहां पर मौजूद थी। हमारे सहयोगी आकाश सोनी लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे, लोगों से बातचीत पहुंचा रहे थे और वहां पर हमने देखा कि कई माएँ कह रही थी कि हमारी आंखों में भी आंसू आ गए। हो सकता है टेलीविजन पर देखने वाले कई लोगों की आंखों में आंसू आए हों। अब सवाल ये उठता है कि क्या मोदी जी का ये नाटक था जैसा कि कांग्रेस का कहना है, और क्या इस मसले पर सियासत होनी चाहिए? यही है आज का मुद्दा। इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है, माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। और इसलिए मैं सभी माताओं को शत शत वंदन करता हूं और उनकी प्रेरणा, उनके आशीर्वाद न हमें शक्ति दे पर हमें सही रास्ते पर रखे। और वही मां की सबसे बड़ी ताकत होती है। मां कभी नहीं चाहती है कि आप कुछ बन जाओ, लेकिन मां हमेशा चाहती है कि आप कैसे बनो। फेसबुक हेडक्वार्टर में कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने जब बोलना शुरू किया तो ताली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजाई, लेकिन जब कार्यक्रम खत्म तो जुकरबर्ग समेत मौके पर मौजूद तमाम लोग तालियां बजाने को मजबूर हो गए।
लेकिन इस बार केवल हाथ ही काम नहीं कर रहे, बल्कि कई आंखें नम, कई दिलों में हूक उठी थी और एक टीज को टेलीविजन पर इस कार्यक्रम को देख रहे तमाम लोगों ने भी महसूस किया। सैन होजे के फेसबुक हेडक्वार्टर में पीएम मोदी के दिल से निकली आवाज का असर भारत में सियासी दलों पर नजर आया। सत्ता पक्ष पर कुछ और विपक्ष पर कुछ और। कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने तो इसे नाटक कराया। प्रधानमंत्री जी कल रो पड़े और वो अपनी मां को याद करेंगे। अच्छी बात, पर प्रधानमंत्री जी अगर आपने जो कुछ बातें कही हैं वो प्रश्न चिन्ह छोड़ जाती हैं। वैसे कष्ट हमको भी बड़ा है जो प्रधानमंत्री देश की बदनामी बार बार करते हैं, पर हमारे को नाटक करने की आदत नहीं, हम रोएंगे नहीं। कांग्रेस की यह प्रतिक्रिया पीएम मोदी को सुनने वालों से बिल्कुल अलग रही। पीएम के आंसू, रूंधे गले और अटके शब्दों ने 7 समंदर पार रहने वालों को अपनों को याद करने और भारत के सबसे ताकतवर शख्स को अपने जैसा महसूस करने का मौका दिया। लेकिन इन दिनों जनता की नब्ज पहचानने में नाकाम रही कांग्रेस क्या यहाँ भी चूक गई? उन्होंने हम माओ को इतनी वैल्यू दी और ये करे तो मेरे आंख में भी आंसू आ गए और मैंने भी सोचा कि वाकई में हर एक माँ को अपने बेटे पे गर्व होता है, जैसा कि नरेंद्र मोदी को अपनी माँ पे है। माँ क्या नहीं करती है अपने बच्चे को बड़ा करने में, सच में वही उन्होंने सब माँओं की एक प्रतिमा उन्होंने सामने रख दी। हमारी आंखों में भी आंसू आ गए थे, तो क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जो लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। कांग्रेस पीएम के इस रूप की आलोचना करने उतरी तो अपने हिसाब से तर्क भी गढ़ने लगी। यही हाल विपक्ष के दूसरे दलों का भी रहा। प्रधानमंत्री जी पुत्र का कर्तव्य पूरा करें। माता जी को 12 साल आपने मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, अहमदाबाद शहर में ही रहते हुए अपने पास नहीं रखा। आप अपने शपथ समारोह में अपनी माता जी को सम्मान नहीं दिया। कृपा करके बाहर रोने की जगह अपना कर्तव्य का पालन करें। शायद इस देश के लोग आपका ज्यादा सराहना करेंगे, ज्यादा सम्मान करेंगे। जब प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो हम सब लोग कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री जी अगर वहां कुछ अनुचित भी कहें तो उस पर हम टिप्पणी ना करें। लेकिन लगातार मैं देख रहा हूं हमारे प्रधानमंत्री अपने डोमेस्टिक पूर्वाग्रहों, जो यहां उनको रंजिश होती है विपक्षियों से, उसका प्रकटीकरण करते हैं जाकर के विदेश की सरजमी पर। ये दिखाने की चीज नहीं है, ये तो दिल से होता है। और हम सब लोग जो भी हम लोग अपनी माँ की सेवा करते हैं और हर तरह से उनका सम्मान और इज्जत करते हैं, तो ये विदेश में जाकर उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं। प्रधानमंत्री जो इस तरह की बातें करते हैं, मैं समझता हूँ कि कभी कभी लगता है कि दिखावा ज़्यादा है। पीएम की भावुकता की व्याख्या करने के लिए मैदान में बीजेपी के सूरमा भी उतर आए। माँ एक शब्द है, उसका सही अर्थ हर बच्चे को समझ आता है। और जब मोदी जी से भी उनके माँ के बारे में पूछा, वो भावुक हो गए। एक नया चेहरा मोदी जी का, एक नई झलक उन मोदी जी के जो एक माने जाते हैं गंभीर व्यक्ति, संवेदनशील व्यक्ति, मगर एक भावुक भी हैं, वो एक व्यक्ति के सामने, हम लोग के सामने आए। पीएम की भावुकता पर प्रवचन देने वाली कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की याददाश्त कमजोर लगती है। कभी राहुल गांधी ने भी अपनी दादी पिता के बलिदान को याद किया था, कभी राहुल भी मां की बातों को याद कर भावुक हुए थे। मेरी दादी को मारा, मेरे पापा को मारा और शायद मुझे भी मार देंगे एक दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो ये मैंने आपसे दिल की बात करनी थी, दिल की बात कर दी। I was taught how to play in my grandmother's house by 2 policemen who protected my grandmother. They were my friends. Then one day, they killed my grandmother and took away the balance in my life. It was the first time in my life that I saw my father crying. He was the bravest person I knew. And yet, I saw him cry. But last night, my mother came to my room. And she sat with me and she cried. Why did she cry? She cried because she understands that the power so many people seek is actually a poison.
राहुल के इन बयानों के बाद बीजेपी ने भी इस भावुकता को सियासी चाशनी में लपेटने की कोशिश की थी। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के चाय बेचने वाले बयान पर मणिशंकर अय्यर के जवाब को तो बाद में कांग्रेस की हार तक से जोड़कर देखा जाने लगा। इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रहे हैं। अब बिहार में चुनावी हलचल है। क्या पीएम के भावनाओं के ज्वार की बलि सियासत की क्रूर जंग में दी जाएगी? लगता तो कुछ ऐसा ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जज्बातों की सियासत, जज्बातों पर सियासत, ये पहले भी देखने को मिली है। मेहमानों के चेहरे तो आपने देख लिए हैं। अभी जो बातचीत करने वाले हैं, कई महत्वपूर्ण और बड़े चेहरे मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी के आंसुओं पर सियासत, क्या ये जायज है? इस पर कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। पहले उन सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला सवाल ये कि क्या देश की ताकतवर हस्ती को सरेआम अपनी भावना जताने का हक नहीं है? दूसरा सवाल ये, क्या मां की याद में निकले आंसुओं पर सियासत होनी चाहिए? तीसरा अहम सवाल ये, क्या पीएम की मां ने जो भोगा वो देश की लाखों माओं की हकीकत नहीं है? जैसा कि कई माताएं, कई माएं सैन होजे में भी मौजूद थी, वो भी कह रही थी कि उन्होंने अपने आप को जोड़कर देखा प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से। चौथा सवाल ये कि क्या देश की हर गरीब मां सम्मान से जी सके, ऐसी कोशिश तमाम सियासी दल करेंगे? सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या मोदी जी की भावनाओं पर सियासत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नाटक है या भावनाएं हैं? इस पर बातचीत करने के लिए जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल मौजूद हैं, मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव त्यागी जी मौजूद हैं, मेरे साथ जाने माने पत्रकार रामकृपाल सिंह जी मौजूद हैं, मेरे साथ विष्णु पंड्या जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं नीलांजन मुखोपाध्याय जी, जाने माने लेखक हैं, पत्रकार हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन किताब भी लिखी है, तो उनसे भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों का रुख कुछ कुछ हमारे सामने आ गया है, और मुझे लगता है कि बड़ी बहस इन दोनों के बीच होगी, लेकिन थोड़ा तटस्थ बातों से इसकी शुरुआत करते हैं। रामकृपाल जी, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, और छोटे छोटे में सबका इसी सवाल पर कमेंट, क्या आंसुओं पर सियासत या जज्बात पर सियासत ठीक है? मुझे लगता है कि अगर एक शब्द में मैं कहूं, बिल्कुल नहीं। मेरा कहना यह है कि चाहे उन्होंने सही कहा हो या गलत कहा हो, कोई अपने माँ और बाप का अगर उल्लेख करता है तो एक यकीन मानिए कि इससे न तो उसका वोट बैंक बढ़ जाएगा, न घट जाता है। ये मैं नहीं मानता हूं कि इससे किसी को बहुत ज़्यादा होता है। इस प्रसंग को बहुत ज़्यादा, इसका विश्लेषण जो हम कर रहे हैं, मुझे खुद इस बात की बड़ी तकलीफ हो रही है। किसी का भी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी जब कह रहे थे उसका भी विश्लेषण किया गया और उस पर टीका टिप्पणी, कांग्रेस ने जो कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो गलत है। देखिए, मैं इस मुद्दे पर जिस तरह से बात उठाई गई, मैं कहता हूं कि वो बहुत ही राजनीति का स्तर बहुत गिर जाना, मैं उसे कहूंगा। ठीक है। और किसी के बारे में भी हो, मैं सिर्फ मोदी की बात नहीं करता हूं, किसी के पारिवारिक निजी जिंदगी का कोई जिक्र कर दिया है किसी रूप में, उस पर चर्चा हम करें बैठ करके, और उस पर लोग तीखी आलोचना करें। एक जो सवाल था मेरा मेन, उसका जवाब आ गया, और थोड़ा इसकी डिटेल एनालिसिस आपके साथ करेंगे। मुखोपाध्याय साहब, आपने तो बाकायदा किताब लिखी है, आप करीब से जानते भी होंगे, आपने समझने की कोशिश भी की होगी, कितने भावुक हैं मोदी, और ये आंसू सच्चे हैं, ये कैसे बताया जाए? भावुक तो मोदी जी काफ़ी हैं। वो पहले भी इस मुद्दे पे इमोशनल हो चुके हैं। मई के महीने में टाइम मैगजीन की एक स्टोरी आई थी, जिसमें जो पत्रकार जिन्होंने स्टोरी की थी, उन्होंने बाकायदा अंग्रेजी में लिखा था कि व्हेनेवर ही टॉक्स अबाउट हिज मदर ही गेट्स टीयरी आइड। मैंने मोदी जी के ऊपर बायोग्राफी लिखी। एक दो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ आप सब लोगों के साथ। ये जो मोदी जी की माँ की कहानी है कि वो काम करती थी, जिस तरह से मोदी जी ने बताया, ये पोस्ट 2014 का नैरेटिव है। उसके पहले की जो तमाम मोदी जी के बचपन की जो नैरेटिव्स हैं, उसमें से ये माँ क्या करती थी, ये कम्प्लीटली मिसिंग है। मैंने किताब लिखी थी 2011-12 में काम करके। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे नीलांजन। मैं चाह रहा हूं कि सारे लोगों को हम एक एक कमेंट ले लें, ब्रेक पर जाएं उससे पहले डिटेल में समझेंगे। लेकिन आपको लगता है ये आंसू सही थे और इस पे सियासत ठीक नहीं, जो मुझे समझ में आई आपकी बात एक लाइन में? आंसू सही थे, वो एक सब्जेक्टिव कारण है, सब्जेक्टिव बात है कि मोदी जी जो बोल रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है।
तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इस पूरे डिबेट में इसको समझना जरूरी है। वो जो बोल रहे थे वो सही है या नहीं है, बस इतना बता दीजिए, फिर हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। मेरे को इसके बारे में पर्सनली कोई जानकारी नहीं है, और बायोग्राफर से मोदी जी ने जो बात की है उसमें उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि उनकी माँ घर घर में काम करती थी। जो सबसे वरिष्ठ पत्रकार, मैं जरा बता दूं, जो सबसे वरिष्ठ जो पत्रकार जिनके साथ मेरे किताब के पहले काम किया था, MV कामत साहब इस दुनिया में नहीं रहे, उनसे माँ के बारे में बहुत स्पेसिफिकली बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि मेरी माँ जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन का काम करती थी और हमारे घर में सुबह से ही। आप ये कह रहे हैं कि घर घर में काम करने वाली बात जो है वो ठीक नहीं है, आपकी बात ये मुझे समझ में आ रही है। मैं थोड़ा और डिटेल में आपसे बात करूंगा, बाकी लोगों से भी बात कर लेते हैं। राजीव त्यागी साहब, क्या आंसुओं पर सियासत ठीक है? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, कौन कहां जन्म लेगा, किसके घर लेगा, कैसे जन्म लेगा, ये ईश्वर के हाथ में है, ना तो मोदी जी के हाथ में ना मेरे हाथ में है। मोदी ने जन्म लिया एक मिडिल क्लास परिवार में और उसके बाद वो आगे बढ़े, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि मैं अगर समाज का पुरोधा हूं या एक ताकतवर व्यक्ति हूं तो मेरे आंसुओं से देश को क्या मिला, ये सवाल है। भारतवर्ष को क्या इन आंसुओं से कुछ मिलेगा? नहीं, इस पर डिटेल में जाएंगे कि सही है या नहीं। पहले मैं कि आपको लगता है आंसुओं पर सियासत हो सकती है, आप ये मान रहे हैं सियासत तो हुई है आपका, मैं थोड़ा टेक यहाँ पर क्लियर हो जाएगा पैनल का। बहुत स्पष्ट मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, बीच में इंटरप्ट करेंगे तो डिबेट का मजा मुझे थोड़ा कम समय में आप बोलेंगे तो अच्छा बेहतर हम बात कर पाएंगे। वैसे ही कम बोल रही है आजकल, आप कहें तो मैं बिल्कुल ही कम बोलना शुरू कर दूं। आप ये बताएं मुझे कि क्या आपको लगता है कि आंसुओं पर सियासत ठीक है? मैं यही तो कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। नहीं, मुझे समझ नहीं आया। आप समझ लीजिए, दर्शकगण समझ रहे जो मैं बोल रहा हूँ, आप नहीं समझे तो मैं इसमें और एलोबरेट कर देता हूँ। इसको समय खराब कर रहे हैं, एलोबरेट कर देता हूँ। आंसुओं से देश को क्या मिला, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए सियासत होगी ही होगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं वो, बच्चे नहीं हैं। इन आंसुओं से उन माओ के बच्चों को रोजगार मिल जाए अमेरिका में, जो अमेरिका के लायक हैं, तो बेहतर होगा। सुधांशु मित्तल साहब, आंसुओं से क्या मिला? आंसुओं से क्या मिला? आंसुओं से क्या मिल रहा है? ये महत्वपूर्ण है, बताइए। क्या देश के लोगों को रोजगार मिल रहा है? आंसुओं से क्या मिला? जब व्यक्ति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है किसी परिप्रेक्ष्य में, तो कुछ पाने के लिए या कुछ खोने के लिए नहीं करता है। ये तो बहुत ही एक हल्की सोच और बहुत ही निकृष्ट सोच है। मैंने बयान देखा कांग्रेस का और कई अदर दूसरी पार्टियों का, दुख हुआ। बहुत हल्के स्तर के बयान थे। इसमें राजनीति होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए ये विषय ही नहीं है। किसी एक परिप्रेक्ष्य में एक राष्ट्र नेता लोगों के बीच अपनी बात रखते हैं, उस बात को सुन के उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना मुझे लगता है ना केवल अनुचित है, ये एक स्तर गिराने वाली चीज है। त्यागी जी, क्या भावुक होने में कोई परेशानी है? कोई बड़ा नेता, कोई ताकतवर नेता भावुक नहीं हो सकता ऐसे किसी कार्यक्रम में? देखिए, भावुक होने के पश्चात आपके एक्शंस अगर देश के लिए कहीं ना कहीं कुछ लेके आ रहे हैं तो बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हैं आपके। 21वीं सदी में हम लोग बात सिर्फ और सिर्फ विदेश नीति में अचीवमेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं। भावुकता का कहीं उसमें कोई स्थान नहीं है विदेश नीति में। नंबर एक, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा। देखिए, कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री की भावुकता से उन पत्नियों का फायदा होता हो जिनके लिए महंगाई कम होती है तो बेहतर चीज है। उन माओ के बच्चों का बेहतर भविष्य बनता हो, जिनको रोजगार मिलता हो तो बेहतर चीज है। लेकिन ये जो निश्चित रूप से एक ड्रामा है, उस ड्रामे से प्रधानमंत्री महोदय को बाहर निकलना चाहिए। और साथ साथ अपनी मां के लिए इतनी चिंतित हैं तो उन्हें अपने साथ रखें। चलिए, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से पहले आप सुधांशु मित्तल जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? आप भावुकता से फायदा होना चाहिए या नुकसान होना चाहिए? मैं देश के बारे में बात कर रहा हूं सुधांशु जी। मैंने व्यक्तिगत ना तो आपके बारे में बात की है ना अपने बारे में बात की है। देश को क्या मिला ये महत्वपूर्ण है। राजीव जी, आप में तहजीब, राजीव जी हम लोग तहजीब से बात करें, सीखने के लिए आपसे बात कर रहे हैं। तहजीब से बात करें, आपने दिखा दिया। तहजीब सिखानी है तो जाकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता को सिखाइए, दोबारा ना दिखाइए। मैं बात कर रहा हूं, दिखाइए। तहजीब सिखाने की भाषा नहीं चलाते हैं आप। आप बीच में ना बोलें। आप जब बीच में बोलते तो मैं नहीं बोलता। आप अपनी एरोगेंस मत दिखाइए। आप जब बीच में मुझे ये बताइए इन आंसुओं से क्या राजीव जी अपना हल्का पना क्यों दिखा रहे हैं? क्या अमेरिका रोजगार के दरवाजे खोल देगा? क्या ब्रिटेन रोजगार के दरवाजे खोल देगा नौजवानों के लिए इन आंसुओं से? इसके बारे में बताइए।
राजीव जी आप इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? मैं तो विचलित इसलिए कि लोगों को राजीव जी रोजगार नहीं आपकी मिल रहा है, साफ दिख लोग रही है परेशान कि हैं। आप दूसरे को बोलने नहीं देना अच्छा, चाहते। राजीव जी, एक बात सही है कि राजीव जी आपकी बात को सुना था सुधांशु जी ने, सुधांशु जी की बात, सुधांशु जी आप भी बात बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। मैं सिर्फ इस निम्न स्तर की राजनीति से क्षुब्ध हूं। अगर आज दुख हो रहा है राजनीति का तो ये दुख हो रहा है। एक आदमी किसी बातचीत के दौरान भावुकता में कहे और अपने माँ बाप के या किसी के लिए कुछ कहे, उसमें फायदा होना चाहिए, उसमें नुकसान होना चाहिए, ये मानसिकता ही अपने आप में इतनी निकृष्ट मानसिकता, इतनी विकृत मानसिकता है कि मुझे तरस आती है कि हम लोग किस स्तर पर राजनीति को कहां गिराएंगे। तो सुधांशु मित्तल कह रहे हैं कि ये निकृष्ट स्तर की मानसिकता है और इस तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। राजीव त्यागी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, ब्रेक पर जाना है, उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार विष्णु पांड्या जी भी हमारे साथ बैठे हैं। आप लोगों को अच्छा जी कहिए। देखिए, निकृष्ट राजनीति कौन करता है कौन नहीं करता है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बात बता सकते हैं। इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, अगर राजीव गांधी और राहुल गांधी उस पर रोते हैं तो वो आंसू गलत हैं, और मोदी जी रोते हैं तो वो आंसू सही हैं। ठीक है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद और इंदिरा गांधी के टेन्योर में देश को क्या मिला ये विषय है। राजीव गांधी की हत्या के बाद, राजीव गांधी की हत्या से पहले देश को क्या मिला ये विषय है। मोदी जी से पहले और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश को क्या मिला ये भविष्य है। मैं और ये मित्तल साहब कोई महत्वपूर्ण नहीं है देश के लिए। देश महत्वपूर्ण है, देश के नौजवान महत्वपूर्ण है, देश के किसान महत्वपूर्ण है, देश की माताएं बहनें महत्वपूर्ण है, देश के नौजवान महत्वपूर्ण है जिनको रोजगार मिलना चाहिए। मित्तल साहब उस रोजगार पे बोलिए, आंसुओं पे सियासत ठीक है, फटाफट अपनी बात कहिए। अब मैं पांड्या साहब से बात करता हूं ब्रेक के बाद, लेकिन आप बोलिए मित्तल साहब अपनी बात। इंदिरा गांधी जी की हत्या से 2500 सिख मारे गए, ये मिला, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए ना। तभी तो राजीव गांधी जी ने क्या कहा कि मारे गए, तो क्या आप ये बताएंगे इंदिरा गांधी जी की हत्या के जिम्मेदार कौन था? क्या इंदिरा गांधी की हत्या को आप सही ठहरा रहे हैं? क्या इंदिरा जी की हत्या को आप सही ठहरा रहे हैं सुधांशु जी? चर्चा कैसे होगी? क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार के जो कार्रवाई की थी इंदिरा जी ने वो गलत थी क्या? देश को टूटने से बचाना और शहादत देना गलत काम है? मैं राजीव जी आपके बताइए, क्या इंदिरा जी की हत्या सही थी आपकी नजरों में? क्या सब के लोग इंदिरा जी की हत्या को सही मानते हैं? बोलने नहीं देना चाहते आप ये बताइए ना, इसका मतलब आप सही मानते हैं इंदिरा जी की हत्या को? राजीव जी आप में तर्क नहीं है ना, इसीलिए क्या होता है जब आप में नहीं है, अब आप में जब तर्क नहीं होता है तो आप किसी को बोलने नहीं देना चाहते। जब आप जो है गैर जिम्मेदार बयान देते हैं तो आप किसी को बोलने नहीं देते हैं। मां, मोदी और सियासत, यही है आज का मुद्दा। इस पर बात करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और ब्रेक से पहले सुधांशु जी, राजीव त्यागी जी बात कर रहे थे। जैसा मैंने बताया, सभी पैनलिस्ट में हमारे साथ विष्णु पांड्या जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी मौजूद हैं। पांड्या साहब, मैं चाहूँगा अब आप भी अपना कॉमेंट इस पर रखें। क्या आंसुओं पर सियासत हो रही है, जज्बात पर सियासत हो रही है, ये गलत है, सही है, आप क्या मानते हैं? देखिए, ये तो एक अच्छी बात हुई कि दिल्ली से दूर बैठे आदमी को बोलने का मौका मिला है। मैं बहुत माफी चाहता हूँ इस बात के लिए जी। नहीं, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं 47 ईयर्स से नरेंद्र मोदी को पहचानता हूँ बिल्कुल निकटता से। वो वडनगर की किस गली में रहते थे, वहाँ से जीवनीकारों को बहुत ज़्यादा उनका पता नहीं है। वो जो लिखा है, कुछ बाकी रह गया है। मेरी दृष्टि से मोदी कठोर आदमी है। वो अपने घर में भी कठोर रहते थे और कभी कभी ही वो उनकी संवेदना प्रकट कर लेते हैं। खासतौर पर अफसरों को पता है कि उनका गुस्सा किस प्रकार का होता है। अब जब उन्होंने यहाँ आंसू ही वो रो पड़े तो इसका मतलब ये है कि उनके पीछे एक बड़ा संस्कार है। मैं जरा विश्लेषणात्मक रूप में कहना चाहता हूँ कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक है और संघ में ये सिखाया जाता है कि माता, भारत माता और जगन माता, उनका आदर होना चाहिए। अब ये अचानक उनको ये कोई विशेष घटना याद आ गई होगी, उन्होंने किया। तो मेरे ख्याल से आज भारतीय राजनीति की ये सबसे बड़ी बदनसीबी है कि किसी के आंसू पर और या किसी के हास्य पर यदि गुस्सा और राजनीति करनी है
तो ये तो एकदम हमारा स्तर बेकार है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा पांडे साहब, क्योंकि आप बहुत नजदीक से जानते हैं, एक चीज को जरा यहाँ क्लेरिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि जैसा हमारे साथ नीलांजन मुखोपाध्याय जी हैं, उन्होंने एक जीवनी लिखी है मोदी जी के ऊपर, तो उनमें उन्होंने ये लिखा था कि माता जी के बारे में और अपनी गरीबी के बारे में 2014 के बाद ज्यादा जिक्र किया, उससे पहले बात नहीं करते थे। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बात सही है कि उन्होंने कभी भी जीवनीकारों के साथ अपने परिवार की कोई बात नहीं की। उनका छोटा भाई माहिती विभाग में कर्मचारी है, और माता के बारे में मैं जानता हूं कि उसने घर काम किए बहुत से लोगों का, वो जिक्र नहीं किया जीवनीकारों का, तो वो जीवनीकारों की तकलीफ है, मोदी की नहीं है। मोदी का अपना एक जिंदगी, हजारों माताओं, केवल गुजरात में भी बहुत से ऐसे परिवार हैं कि जहां ये अपनी माताओं बाकी लोगों का काम करती है और इसी प्रकार अपने बच्चों को अच्छा बनाने की कोशिश करती है। यही एक, और ये सामान्य बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी असामान्य बात नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि जवाहरलाल नेहरू जब वो चीन के मुद्दे पर हमारे यहाँ रोते हैं ओपनली, तो किसी को वहां तब राजनीति क्यों नहीं लगी थी? राजनीति नहीं है, ये केवल मनुष्यता है। जज्बात जो है वो मनुष्य का या मानवीय स्वभाव है। इस पर राजीव त्यागी जी, मैं आपका कमेंट जरूर चाहूंगा। बहुत अच्छे से विष्णु पांड्या जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानते भी हैं मोदी जी को, बड़े ऑथेंटिक रूप से उन्होंने ये बात रखी कि जज्बात आ जाते हैं सामने, वो किसी भी मौके पर आ सकते हैं, इश्यूज अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आंसुओं को क्यों, इनका मजाक क्यों उड़ाना? देखिए, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि हर व्यक्ति, 700 करोड़ से ऊपर लोग बाग हैं पूरे विश्व में, सब लोगों में इमोशंस होते हैं। अगर इमोशंस नहीं होंगे तो हम जानवर समान हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मैं डिबेट में शुरू में भी कह चुका हूं कि कौन कहां जन्म लेगा ये ईश्वर का अधिकार है। मोदी जी ने अगर गरीब परिवार में जन्म लिया तो ईश्वर ने दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगर मोतीलाल नेहरू जी का जन्म लिया और पूरी संपत्ति दान कर दी देश के आंदोलन में, तो ये उनका अपना आउटलुक था और उन्होंने देश बनाने का काम किया। देखिए, हम लोग बाकी एक निश्चित अवधारणा बन गई है पिछले 1 साल से 1.5 साल से 2014 के चुनाव हुए हैं कि हम लोग बाग एक दूसरे पे बहुत छीटाकशी करते हैं, इसमें कहीं को दो राय नहीं है। मैं मोदी जी को एक आग्रह करूंगा, अपनी मां के बारे में चिंतित हैं। मोदी जी का अगर पूरा सामान देंगे, बवलगिरी का चश्मा पहनते करीब 60,000 रुपए का है, ये मोवर्डो की घड़ी पहनते हैं करीब 1.25 लाख रुपए की है। मैं फैक्ट बता रहा हूं, मॉन्ट ब्लैंक का पेन लगाते हैं 50,000 रुपए का है। जो व्यक्ति 1.25 लाख से लेकर के 5 लाख तक का सामान पूरे दिन में पहनता हो, वो अपनी माता को अपने पास तो रख सकता है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। उनकी पत्नी 2 बार आरटीआई लगा चुकी है, उनका स्टेटस क्या है, उस पर कहीं वो चुप्पी साध लेते हैं, तो उस पर उनको जरूर जवाब देना चाहिए। और अपनी उम्र से कम की लड़की वो कहीं ना कहीं जासूसी कराते हैं और सेल्फी विद डॉटर कराते हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं मोदी ये तो फिर बहुत ज्यादा बहुत पर्सनल चीज है। पर्सनल क्या है? ये पर्सनल है, मतलब देखिए यहाँ पर लुम्पन एलिमेंट्स के हिसाब से अगर लड़की छेड़ना शुरू कर दूं कैसा लगेगा आपको? ठीक है, मित्तल साहब कुछ कह रहे हैं, जासूसी करा दो कैसा लगेगा? ठीक है, एक मिनट, मित्तल बुरा काम है ना, ये बुरा काम है। देखिए, डिबेट बुरा काम है। राजीव त्यागी जी, मैं ये काम है, एक बात तो सुन लीजिए। देश में अगर प्रधानमंत्री ये देखिए, फिर यही दिक्कत है ना। अभी हमने बात महिला की जासूसी करा, नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, शांत हो जाइए। मैं शांत हूँ, बस सवालों का जवाब मिलना चाहिए। हाँ, तो मिलेगा ना, जब आप सुनेंगे तब मिलेगा। जी मित्तल साहब, वो कहना चाह रहे हैं, क्या साहब ने नहीं कराई थी जासूसी? 1 मिनट सर, सुन लीजिए। जी मित्तल साहब, उस पर इमोशनल नहीं हुए मोदी जी? राजीव जी, देखिए, एक डिसेंसी की एक लेवल होनी चाहिए, उसके अंदर ही हम लोगों को डिबेट कर। 1 मिनट सुधांशु जी, एक बेसिक एक पैरामीटर होना चाहिए, उसको हम तय कर लें, उसको हम लोग नहीं वायलेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी आपकी बात पूरी हो गई है। एक सेकंड में भी मेरी बात पूरी, एक मेरी बात पूरी, एक सवालों का जवाब ठीक। देखिए, मैं एक वाक्य कहना चाह रहा हूं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। हम मोदी जी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम मोदी जी की माँ की आलोचना कर रहे हैं, हम मोदी जी के पिता की आलोचना कर रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि खुदा के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए हम लोग, राजनीति हो चाहे जो भी हो, एक चीज को कम से कम परिवार पर हम निजी टिप्पणी से बचें, बिल्कुल तो बेहतर होगा। मैं सिर्फ ये राजीव जी के लिए बात नहीं कर रहा हूं, सभी के लिए। मुझे आनंद शर्मा जी की बात सुनकर के इतनी तकलीफ हुई है, मैं चाहता था कि इस पे ना होकर के डिबेट अगर इस बात पर होती। आनंद शर्मा जी ने आज वही रिएक्शन दिया है सिक्योरिटी काउंसिल पर, हमें कि रसिया हमें जाने नहीं देगा। 3 दिन पहले पाकिस्तानी पे एक प्रतिनिधिमंडल ने एग्जैक्टली वही कहा था जो आज आनंद शर्मा कर रहे थे। मुझे उस बात से इतनी तकलीफ हुई है कि कम से कम हम ये देखें, राष्ट्र को ऊपर रखें। आज मोदी हैं, कल जाएंगे, कल हो सकता है कांग्रेस सत्ता में आए, कोई भी आएगा। हम विचारों को जो
नीलोत्पल दा कह रहे थे अभी, निरंजन दा, एक सीमा में हम रखें। मैं इनके लिए ही नहीं एक बात कहना और मुझे बहुत चाहूंगा, एक बात कहना चाहूंगा। इन्होंने कांग्रेस पार्टी पे एक आरोप लगाया, मेरे बड़े भाई ने। कांग्रेस पार्टी ने अपने ब्लड से देश को सींच के देश बनाया है। ठीक है, दिक्कत वहां होती है जब आंसुओं को बेचने की कोशिश करते हैं टेलीविजन कैमरे के सामने। अब क्या मैं अपनी मां के प्रति अपने कर्तव्य पूरे ना करूं, अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य पूरे ना करूं, करना जरा मुश्किल है कि तो ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को देखना होगा कि अगर व्यक्ति 5 लाख का सामान पहन रहा है, गुजारिश कर रहा हूं कि बाकी अपनी मां के प्रति कर्तव्य पूरे मैं करें। आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अब बस जरा सुन ले। सुधांशु मित्तल साहब, आप क्या कहना चाहते हैं अपनी बात कहें। प्रवीण जी, मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे राजीव जी टोकेंगे नहीं, क्योंकि टोकना दूसरे को अपने तर्क विहीनता का परिचय देना होगा। जो रामकृपाल जी ने कहा उस बात में बहुत मर्म है। जिस भाषा में और जिस तरीके से और जिस मुद्दे को लेके कांग्रेस की टिप्पणी आई है, वो थोड़ी सी दिल को कष्ट देने वाली है। मुझे लगता है देश बड़ा है, हम राजनीति की रोटी सेकने के लिए देश के लिए क्या महत्वपूर्ण है, अगर उसका भी हम उसका मजाक उड़ाएंगे तो शायद मुझे लगता है हम एक सकारात्मक भूमिका नहीं रख रहे राजनीति में। प्रश्न ये है कि भाई राजीव जी आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूं, क्योंकि आपको शायद अपनी आवाज सुनने का बहुत शौक है, दूसरे को आप बोलने नहीं देना चाहते। देश बड़ा है सुधांशु जी, देश को उन आंसुओं से क्या मिला, बस इतना बता दीजिए। अब जवाब अमेरिका से क्या मिला, बस 1 मिनट जी। देश को आप जैसे व्यक्तिगत कमेंट्स क्यों कर रहे हैं? देश को तो मैं भी कर सकता हूं आपको लेकर क्या के। मिला था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं भाई राजीव जी अगर आप चुप रहे, थोड़ी तहजीब, मैं मानता हूं नई तहजीब है कांग्रेस में, मैं मानता हूं अपने कुंठा है, मैं मानता हूं कि आप लोग इस समय बहुत विचलित हो रहे हैं क्योंकि एक अच्छा काम हो रहा है, लेकिन इसका प्रतिबिंब ये नहीं हो सकता, इसका प्रतिबिंब ये नहीं हो सकता कि आप दूसरे को बोलने न दें। ये आपकी एक बड़ी विकृत मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। ठीक है राजीव जी देखिए, हमने ये तय किया था कि हम एक करके बात करेंगे। जो है विकृत सुधांशु जी आप भी जो बात, ठीक है एक मिनट, चलिए आप दोनों से मैं गुजारिश करूंगा शांत रहने की। ठीक है 1 मिनट। नीलांजन मुखोपाध्याय साहब, वरिष्ठ पत्रकार लेखक हमारे साथ मौजूद हैं। आपने सुना विष्णु पांड्या जी ने क्या कहा। नीलांजन दा, आपको क्या लगता है जीवनीकार जो हैं उनको बहुत ज्यादा जवाब ही नहीं देने दे रहे, बहुत ज्यादा जानकारी। मैं आता हूं मित्तल साहब, आप अपनी बात बिल्कुल आजादी के साथ रखिएगा, बहुत स्पष्टता के साथ रखिएगा, लेकिन एक जरा कमेंट सुन लेते हैं नीलांजन दा का भी। आपको क्या लगता है जीवनीकारों को अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, और जो उनको जानते हैं तो मोदी जी का ये हो सकता है इमोशंस जुड़े हो, अपनी जिंदगी अपनी मां के बारे में वो तो कम से कम दूसरों से बेहतर जानते ही। सबसे पहले तो आज का जो डिबेट का स्तर है वो बहुत ही डिप्रेसिंग है, और इस तरह की जो स्तर है वो कोई बहुत अच्छा नहीं दिखाता है हम लोगों को। जहाँ तक जो बात है कि बायोग्राफर्स को क्या पता है क्या नहीं पता है, मेरे को और बायोग्राफर्स के बारे में तो नहीं पता कि जीवनी जिन्होंने लिखी है मोदी जी की वो किस तरह से मोटिवेट हुए थे। मैं जो अपने बारे में बात कर सकता हूँ कि मैंने एक राजनीतिक बायोग्राफी लिखी थी जिसमें पर्सनल जिंदगी जो है वो एक साइड मेंशन थी, जिसमें जो बातें मोदी जी ने शेयर की, इसके अलावा जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी सोर्सेज जो उपलब्ध हैं उसके बेसिस पे किताब लिखी गई। पर्सनल बायोग्राफी लिखना कम से कम मैं एक लेखक और पत्रकार के तौर पे मैं उसको उचित नहीं मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि जो पर्सनल एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि 2014 के पहले, क्योंकि आपने पहले बात कही थी 2014 के पहले उन्होंने मां का जिक्र नहीं किया, और जैसा पंड्या साहब ने बाद में कहा कि वो उनकी जिंदगी में वो जिक्र करना पसंद नहीं करते थे, तो ऐसे में इस फैक्ट को मानना चाहिए हमें कि हाँ हो सकता है कि उनके परिवार में क्या रहा हो इसकी मैंने ये बार बार कहा है कि अपनी किताब में भी लिखा है कि मोदी जी ने अपनी अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड का कभी किसी को व्याख्यान नहीं किया, उसको कभी कैपिटलाइज अपने पॉलिटिकल करियर में करने की कोशिश नहीं की। जनवरी 2014 में मणिशंकर अय्यर ने बोला कि इस देश का प्रधानमंत्री चाय वाला कैसे हो सकता है, वो कांग्रेस का सबसे बड़ा सेल्फ गोल था पूरे 2014 के कैंपेन में। उससे मोदी जी का जो सारा कैंपेन था, जो उनकी जो अपनी जो कहानी थी अपने बारे में, उसी से शुरू होता है कि वो ओबीसी हैं, उसी के बाद बोला जाता है कि वो चाय वाले के बेटे हैं, और बार बार उसको वो कैपिटलाइज करने की कोशिश की। आपने अगर मोदी जैसे एक सीजन्ड और बहुत ही एस्ट्यूट नेता को एक मौका दे दिया
तो वो कभी वो मौका नहीं छोड़ेगा, वो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी इलेक्शन में इलेक्शन कैंपेन मीटिंग हो। बहुत अच्छे सवाल ये है कि क्या है। उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो अलग चीज है। सुधांशु मित्तल आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मित्तल साहब बोलिए। देखिए, मोदी जी का क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है, ये तो आज मोदी जी भी है, उनकी माँ भी है, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में खुली किताब है। जिसको सत्य के बारे में जानकारी निकालनी है वो जाके निकाल सकता है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और जैसा कि निरंजन जी ने कहा कि मोदी जी ने अपनी गरीब पृष्ठभूमि को राजनीति में भुनाया जाए, इसका कभी प्रयत्न करा ही नहीं, क्योंकि उनका चरित्र नहीं है। हम लोग एक चीज और भूल रहे हैं, मोदी जी जो है एक प्रचारक रहे हैं, एक स्वयंसेवक प्रचारक रहे हैं। प्रचारक की शिक्षा दीक्षा और प्रचारक की मानसिकता और उसका विश्वास ये होता है कि देश उसकी मां है, देश बड़ा है। व्यक्तिगत जीवन हर एक का होता है, लेकिन प्राथमिकता के हिसाब से देश होता है, देश के प्रति सोच होती है। मौके आते हैं जिंदगी में जब शायद अपने इतिहास पे आदमी नजर डालता है, तो कुछ वो क्षण भी आते हैं जहां पे आदमी असहाय महसूस करते करते ये देखता है कि उन क्षणों से भी लड़के आदमी कहां आगे निकल गया। ठीक है। उसमें जिनका ऋण उसको चुकाना होता है वो उसको याद करता है, और आंखें नम हो जाएं, ये स्वाभाविक नहीं है। और उन्होंने हर माँ को, इस देश की हर माँ को नमन करा है, किसी सिर्फ अपनी माँ को नहीं। मुझे लगता है बातचीत देख के, लेकिन यहाँ माँओं के प्रति सम्मान को इसमें कोई दो राय नहीं राजनीति में हल्के पने से लिया जाना है। एक मिनट मित्तल साहब, एक छोटी सी टिप्पणी। सुधांशु जी बोले, बहुत अच्छा बोले, लेकिन मेरे जो विषय थे उठाए हुए थे उस पर कुछ नहीं बोले कि देश को क्या मिला। ठीक है, देश को क्या मिला, नंबर एक। नंबर दो बात, सुधांशु जी ने बहुत अच्छी बात की, प्रचारक को सिखाया जाता है। शायद सुधांशु जी प्रचारक रहे नहीं रहे मुझे तो पता नहीं है, मैं प्रचारक नहीं हूं, आप नीलांजन जी प्रचारक नहीं है, और जो पैनल डिबेट पे बैठे हैं मुझे लगता है कि हमारे बड़े भाई भी प्रचारक नहीं है, आप भी प्रचारक नहीं है। क्या जो प्रचारक नहीं है वो देशभक्ति की भावना नहीं रखते? क्या वो देश को प्रेम नहीं करते? इंदिरा गांधी प्रचारक नहीं थी, चलिए अभी राजीव गांधी प्रचारक नहीं थे, लेकिन देश के लिए बलिदान हो गए। जाएगा। एक मिनट, तो ये जो मित्तल साहब एक छोटा सा कमेंट आप करें, मैं विष्णु पांड्या जी को भी इसमें शामिल करना चाह रहा हूं। मैं ब्रेक पर जाना है त्यागी जी। सुधांशु मित्तल साहब छोटा कमेंट आपका। एक कमेंट। जी जी प्रवीण जी, आप प्रचारक थे क्या? सुधांशु जी बता देंगे। आज के विषय को ही नहीं समझ पाए। अगर आज विषय होता, आज विषय अगर विषय ये होता कि इसमें क्या पाया क्या खोया इनकी विजिट में या इसमें, तो उस पे बात होती। बात हो रही है कि इन आंसुओं पे जो राजनीति हो रही है वो क्या हो रही है। नहीं, तो राजीव जी प्रश्न तो कम से कम वो करिए ना जो चर्चा का विषय है। नो सर, आई डिसएग्री विद कुछ यू। बोलने की आदत है, आई डिसएग्री विद यू सर। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो नीलांजन मुखोपाध्याय साहब ने उठाई है वो ये है कि क्या 2014 के बाद ये इमोशंस, ये जज्बात ज्यादा सामने आए या उससे पहले भी आते रहे हैं। इस पर बहुत ही अगर कोई सटीक बात कह पाएगा तो वो विष्णु पांड्या साहब हैं, क्योंकि वो नजदीक से जानते रहे हैं, गुजरात की राजनीति को भी देखा है उन्होंने, मोदी जी को भी देखा है, उनसे हम इस पर जवाब लेंगे। आज का मुद्दा मां मोदी और सियासत। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, ये आखिरी सेगमेंट है, फटाफट सबके कमेंट लेते हैं। विष्णु पंड्या साहब, क्या मोदी जी ने 2014 के बाद अपनी गरीबी या अपने पुराने कठिन समय का जिक्र करना शुरू किया या उससे पहले भी करते थे सार्वजनिक मंचों नहीं, पर? पहले नहीं करते थे। इसका कारण ये है, सार्वजनिक मंच पर उनको कुछ ज़्यादा मौका भी नहीं मिला। ही वॉज ए प्रचारक, मात्र प्रचारक थे पहले तो। 67 में वो प्रचारकत्व में जनसंघ में आए और जनसंघ के बाद भाजपा में आए, वहाँ भी उनको संगठन का जिम्मा सौंपा था। तो स्वाभाविक था कि वो नहीं होना चाहिए था और नहीं हुआ। लेकिन 2012 के बाद, 2014 के बाद, 2012 के बाद उन्होंने काफ़ी व्यक्तिगत रूप से उनके बारे में जब आलोचनाएं शुरू हुई तो उन्होंने शुरू किया, और उसके पीछे जो एक्शन रिएक्शन है उनका, जो मानसिक संविधान है, वो एक किस्से के साथ मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। 75-76 में जब भारत में आपातकाल लगा और 1 लाख लोग जेल में गए, गुजरात में 1200 लोग जेल में थे। उनके परिवारों को, जिसमें खास तौर पर माताएं थी, उनको जीवन निर्वाह के लिए कुछ नहीं था। तो नरेंद्र मोदी भूगर्भ प्रवृत्ति चलाते थे, वो पकड़े नहीं गए थे। उन्होंने ये निधि एकत्रित करके सबको घर में पहुंचाने की जो कोशिश की, तब उनको ये मातृ स्वरूप का जरा ज्यादा अनुभूति हुई और अनुभव हुआ है।
तो शायद इसी कारण और ये सब माँ जुड़ से गया जुड़े है। मुद्दों से इसीलिए वो ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट महसूस करते हैं। नीलांजन दास, बहुत छोटा सा कमेंट आपका इस पर जरूर चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि उनका बैकग्राउंड क्या था, इस पर पहले रिसर्च हो, उसके बाद में ये तय किया जाए कि वो उनके आंसू सच्चे हैं या नहीं है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमको इसके कोई और रिसर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मोदी जी अगर बोल रहे हैं तो हम लोगों को उसको डाउट नहीं करने की, मुझे तो नहीं लगता कि कम से कम मैं कोई पर्सनली इंटरेस्टेड हूँगा। कांग्रेस पार्टी करके निकालना चाहे तो वेलकम है। त्यागी जी? नहीं, मैं कमेंट करना चाहूँगा। मैं सुधांशु जी से एक सवाल पूछना चाहूँगा। पूछिए। मैं देश के प्रधानमंत्री और प्रत्येक भारतीय को उनका सम्मान करना चाहिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बयान दिया था पीछे एक टीवी एंकर को कि जब हम छोटे थे, नहीं मन की बात में या किसी क्लास जो पढ़ाई थी उसमें बयान दिया था कि जब हम छोटे थे खाली समय में हम अपने गांव की लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ा करते थे। ये उनका बयान है, ऑफिशियल बयान है। ठीक है, ठीक। अगर मोदी जी लाइब्रेरी में पढ़ा करते थे गांव में रह करके, देश में मुझे लगता है 6 लाख से ऊपर गांव है, 6 लाख से ऊपर गांव है, किसी गांव में लाइब्रेरी नहीं हो सकता। मोदी जी गांव में लाइब्रेरी थी, तो जब गांव इतना डेवलप था तो उनकी माता जी पहुंचा कैसे लगा सकती है, ये मुझे समझ में नहीं आया। नंबर 1। दूसरी बात, मोदी जी के बारे में लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, जवाब नहीं मिल पाएगा। माना अंधेरा घना है, माना अंधेरा घना है देश में, लेकिन फेंकना भी कहां मना है, तो फेंके ना कुछ काम। चलिए, ये सवाल बहुत चला था, मित्तल साहब कुछ कहना चाहेंगे इस पर? आखिर कुछ करके दिखाएं, कुछ वादे पूरे करके दिखाएं। ठीक 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 जी। बहुत ही हल्के स्तर का मुझे बहुत ही दुख है कि आज इतनी, मुझे आपकी तरफ से कोई भारी कमेंट ना आने का बड़ा दुख है। आपकी तरफ से कोई भारी और वजनी बात ना आने का बड़ा दुख है। आपकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन मुझे मेरी बात रखने दीजिए। आपसे उम्मीद और कुछ नहीं, सुन लीजिए ना, आपका जवाब सुन लीजिए। आपसे तो और कुछ उम्मीद ही नहीं हो सकती है। जवाब जो आपका सोच है और जो आपके संगठन की सोच है, उसमें जो आपकी संगठन की सोच है उसमें इससे ज्यादा कुछ और हो भी नहीं सकता, क्योंकि देश बेचने वालों से आप और क्या उम्मीद करेंगे? देश बड़ा है, जिस स्तर पे आप देश बेचने वालों से बच गया, देश बेचने वालों से बच गया, इससे और ज्यादा लेकिन आपकी राजनीति बहुत हल्के स्तर की है। और आनंद शर्मा जी ने जो कहा, मेरे सवालों का जवाब। चलिए, आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ चीजें निकल कर आए, और जो बात समझ में आ रही है वो ये कि आंसुओं पर सियासत तो हो रही है और इस सियासत को ज्यादातर लोग गलत मानते हैं। आज का मुद्दा में फिलहाल